हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल आंसर राइटिंग सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा 49वां दिन है जिसमें हम जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के एक प्रश्न का पूरा 150 शब्द या 250 शब्द जिस प्रकार का प्रश्न होगा उसके मॉडल उत्तर को देखेंगे, जबकि दूसरे प्रश्न की केवल स्ट्रक्चरिंग करेंगे, यानी आपको मॉडल उत्तर स्वयं रखा गया है। और जो हमारा नया पैटर्न है इसके हिसाब से हम ये जो प्रश्न है वो पहले ही एक दिन पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी पे अपलोड कर दे रहे हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जियोग्राफी ऑप्शनल का भी हम डेली क्वेश्चन और उसके मॉडल आंसर अपलोड करना प्रारंभ करेंगे। तो केवल एक क्वेश्चन और मॉडल आंसर उसका अपलोड होगा जियोग्राफी ऑप्शन का, उसकी कोई वीडियो नहीं अपलोड होगी। ठीक है, तो जिन लोग का जियोग्राफी ऑप्शनल है उन लोग के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। और मेरे बारे में आप देख सकते हैं कि 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें हिंदी माध्यम से इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ। इसके अलावा दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण सूचना है, प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारा मनोबल ऊंचा रह सके और लगातार हम नए नए कंटेंट के साथ आपके सामने आ सकें। तो हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न एक बार पढ़ता हूं, उसके बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा, समझाऊंगा, उसके बाद इसके मॉडल आंसर को देखेंगे। तो प्रश्न है, बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणाली द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। डब्ल्यूटीओ पर विशेष बल देते हुए चर्चा कीजिए कि किस प्रकार इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। गिव एन अकाउंट ऑफ द चैलेंजेस दैट द मल्टीलैटरल रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इज फेसिंग with a special focus on WTO, discuss how these challenges can be addressed effectively। देखिए बात क्या हो रही है, कुछ नहीं, बात यही हो रही है कि WTO जैसी जो प्रणालियां हैं, जो व्यापार प्रणालियां हैं, ठीक है, वर्तमान में वो क्या कहते हैं, काफ़ी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। आप देखेंगे अमेरिका ने ऐसे ही कई प्रणालियां, जैसे आपने देखा होगा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, अमेरिका वापस चला जाता है। इसके अलावा यूएसए चाइना ट्रेड वॉर होता है, अमेरिका भारत को जीएसपी से निकाल देता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये हमने देखा ही था। इसके अलावा ब्रेग्जिट हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे इंडिया ईयू जो व्यापार समझौता है, ठीक है, जिसको BTIA बोलते हैं, बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTIA बोलते हैं, ये सब अभी दांव पे लगा हुआ, अभी होता नहीं है। इसके अलावा आप WTO में देखेंगे तो WTO में आपने दोहा वार्ता सुनी होगी, दोहा वार्ता के अंदर आपने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर सुना होगा और जिसमें आपने सुना होगा कृषि सब्सिडी, जिसमें कई तरह के बॉक्स होते हैं, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स, ये 3 तरह की सब्सिडियों के बारे में आपने सुना होगा। तो इसमें भी आप देखेंगे कि अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और अनिश्चितकालीन मामला लटका हुआ है। और दोहा वार्ता 2001 में प्रारंभ हुई थी और अभी तक इसके बीच में कोई, आप कह सकते हैं, सुलह समझौता नहीं हुआ है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जो यही क्वेश्चन का बैकग्राउंड है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं WTO जैसी, इन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हीं चुनौतियों का आपको विवरण देना है और WTO पर विशेष बल देते हुए आपको चर्चा करना है कि किस प्रकार इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम प्रश्न देखते हैं, इसका दृष्टिकोण क्या होगा। तो भूमिका में आप कुछ हालिया संदर्भ बता सकते हैं, यूएसए का बता सकते हैं आप कि यूएसए विभिन्न कदम उठा रहा है, जैसे एल्यूमिनियम पर कर। ठीक है, आप इसी तरह से बता सकते हैं कि एक तरफा जो भारत, चाइना या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ जो व्यापार समझौते हैं उसको परिवर्तित कर रहा है यूएसए। तो आप चाहें तो इस तरह से इंट्रोडक्शन ले सकते हैं जिसके कारण जो बहुपक्षीय व्यापार आधारित समझौते हैं इसके समक्ष चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। तो आप इस तरह से एक इंट्रोडक्शन हालिया संदर्भ देके लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। कीवर्ड क्या है यहाँ पर, बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणाली। तो आप ये बता सकते हैं कि बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणालियां हैं क्या और उसका कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, मुख्य भाग में आपको क्या लिखना है, मुख्य भाग का पहला पार्ट सीधे आप देख सकते हैं कि बोल रहा है कि इनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का विवरण दीजिए। तो आपको बहुपक्षीय नियम आधारित जो व्यापार प्रणालियां हैं इनके द्वारा किन चुनौतियों को, मतलब इनके द्वारा किन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, खास करके थोड़ा WTO फोकस रखें। ठीक है, हालांकि पार्ट 1 में नहीं बोला है WTO को फोकस रखने के लिए, लेकिन जब पार्ट 1 में थोड़ा सा WTO फोकस कर देंगे और एग्जाम्पल इसके माध्यम से देंगे तो पार्ट 2 अपने आप थोड़ा और आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 150 शब्दों में ही आपको उत्तर लिखना, इस बात को समझेंगे। ठीक है, बी पार्ट पूछा किस प्रकार सफलतापूर्वक समाधान हो सकता है, यह आपको बताना है कि इन
चुनौतियों का किस प्रकार समाधान किया जाए, और निष्कर्ष जो कि हमारा तीसरा पार्ट होगा, निष्कर्ष क्या होगा, आगे की राह क्या हो सकती है, ठीक है, क्या वे फॉरवर्ड होगा, तो इसको हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं उत्तर को शुरू करते हैं। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बहुपक्षीय व्यापार प्रणालियों को समझाया है। 2 से अधिक देशों के मध्य व्यापार के नियमों, सिद्धांतों आदि को शासित करने वाली प्रणालियां बहुपक्षीय व्यापार प्रणालियां होती हैं, ठीक है। अब देखिए, हिंदी माध्यम से आप लिख रहे हैं तो आपको लगेगा सर बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, थोड़ा और लिखना चाहिए, तो आप यहाँ पर और ज़्यादा लिख सकते हैं, खूब अपनी मर्जी का लिखिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इंट्रोडक्शन इतना मत लीजिएगा कि 150 शब्द यहीं पे खत्म हो जाए। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पारदर्शी व्यापार प्रक्रियाएं हो, पूर्वानुमेयता हो, पूर्वानुमेयता मतलब पहले से प्री पता हो कि ऐसा कुछ डिसीजन होने वाला है, मतलब रिस्क कम हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आधारित हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देता हो, वस्तु और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देता हो, लोगों के भी प्रवाह को बढ़ावा देता हो। बेसिकली आप ग्लोबलाइजेशन की चीज़ों को यहाँ पर इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस बात को समझिएगा, लिखने को मैं भी लिख देता, ठीक है, मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, बात यही है कि कितना लिखेंगे ये आपको लिमिटेड रखना है। हिंदी मीडियम का सिलेक्शन एक कारण से ये भी नहीं होता है क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पे इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि जो मेन पार्ट है, टू द पॉइंट, हम बातों को नहीं लिख पाते हैं। जबकि आप इंग्लिश मीडियम की कॉपीज़ देखेंगे, मैं ऑलरेडी अभी भी देखता हूँ टॉपर्स की कॉपी, और यही डिफरेंस पाता हूँ कि हम इन चीज़ों पे फालतू का टाइम बर्बाद करते हैं और वो लोग सीधा टू द पॉइंट अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक लाइन का इंट्रोडक्शन देके। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर मैं वाकई में एग्जाम में लिख रहा होता तो मैं केवल इतना ही लिखता, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन का चारा नहीं रखता, भले से मुझे चीज़ें आती हैं। अब सीधे पूछा इनके समझ चुनौतियाँ, तो मैं सीधे आ जाऊँगा टू द पॉइंट की क्या चुनौतियाँ हैं। तो पहला चुनौती, विकसित देशों द्वारा संरक्षणवाद, यही चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती। उदाहरण के तौर पे बता दिया कि अमेरिका फर्स्ट नीति, ब्रेग्जिट हो गया, ठीक है। आप चाहें तो चाइना को लिख सकते हैं कि चाइना काफ़ी हरकतें कर रहा है आजकल, है ना, तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। दूसरा, द्विपक्षीय समझौते पर जोर। देखिए, बहुपक्षीय समझौते जो होते हैं, इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यार, मतलब 5 लोग, अगर जैसे अभी लोकतंत्र की बात कर दूं, जैसे मैं अगर अपना जो चैनल है उसी की बात कर दूं, अगर मान लीजिए मैं वोटिंग करा रहा हूं, ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने दे दिए कि यार क्या किया जाए, आंसर राइटिंग डेली रखा जाए, एक ऑप्शन मैंने दे दिया, दूसरा रखा जाए, दूसरा कह दूं ऐसा इसको डेली नहीं वीकली में 2 कर दिया जाए, ठीक है, तीसरा कह दूं बंद ही कर दिया जाए, प्रीलिम्स पे फोकस किया जाए, और चौथा कुछ और रख दूं। आप देखेंगे सब पे वोटिंग होगी, कुछ लोग ये मानेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे, और सबके तर्क अलग अलग होंगे। कुछ लोग कहेंगे सर हमारा प्री बिल्कुल नहीं तैयार है और आप आंसर राइटिंग करवा रहे हैं तो इससे हमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हमारा भी मन कर रहा है सर आंसर राइटिंग करने का। तो आप समझ सकते हैं कि अपने लॉजिक इस तरह से रखेंगे कि आप एक बार दब जाएंगे, आपको डर लगेगा कि सही बात है यार, इनकी बात में भी दम है, कि फ्री फोकस नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो बेसिकली आपको यही समझना है, ऐसा ही बहुपक्षीय व्यापार समझौते में होता है। अगर 20 देश हैं, या फिर आप समझ सकते हैं पूरा विश्व ही है, जबकि WTO का अगर आप देखें तो WTO में 190 प्लस कंट्री हैं, ठीक है, 190 प्लस कंट्री हैं। अब इनके बीच में आप समझ सकते हैं वोटिंग कराना, किसी बात को लेकर सर्वसम्मति बनाना बड़ा मुश्किल है, तो ये बड़ी समस्या है। जबकि द्विपक्षीय समझौते, अगर मैं सिर्फ 2 लोग से बात कर रहा हूँ, मानिए मैं हूँ और एक इंसान और है, और उससे बात कर रहा हूँ कि आंसर राइटिंग करें कि ना करें, ठीक है, तो मैं डिबेट करके 5 मिनट या तो उसके तर्क से मैं ही मान जाऊंगा कि ठीक है यार आंसर राइटिंग नहीं करना चाहिए, या मैं अपने तर्क देके उसको ही मना लूंगा कि देखो यार इंटीग्रेशन अप्रोच रखेंगे तो प्री में भी नुकसान नहीं होगा, प्री में भी फायदा होगा और मेंस में भी फायदा होगा। ऐसे करके हो सकता है मैं उसको समझा दूं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है द्विपक्षीय समझौतों में कि ये आसानी से हो जाता है, नेगोशिएशन आसानी से हो जाती है, लेकिन बहुपक्षीय प्रणालियों में एक सहमति तक पहुंचना कठिन है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं RCEP से, जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इससे भारत बाहर हो गया। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अमेरिका बाहर हो गया। जबकि द्विपक्षीय समझौते त्वरित रूप से लागू हो जाते हैं, आसानी से नेगोशिएट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि भारत का आसियान के सभी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम गुटबाजी की है। गुटबाजी क्या है? विकसित देश और विकासशील देशों का गुट है वहां पे। WTO में आप खास करके एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर पे अगर बात करेंगे तो विकसित देश कहते हैं कि कृषि सब्सिडी 1986-88 के मूल्यों के आधार पर दी जाएगी, जबकि भारत जो और सब्सिडी पे लगाम लगानी चाहिए कृषि सब्सिडी पे। जबकि जो विकासशील देश हैं जिनका कि लीडर भारत है, भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि यार ये हमारी खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है, तो हम ऐसा समझौता आसानी से नहीं करेंगे। तो वैसी ही बात है, गुटबाजी बहुत है WTO में। उदाहरण, WTO में विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य कृषि, सेवाओं इत्यादि के संबंध में विवाद है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे एक लिखा मैंने, अभी तक दोहा वार्ता निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। 2001 में प्रारंभ हुई थी दोहा वार्ता, इवन उसके पहले से ही भूमिका बनानी शुरू हो गई थी कि इन चीज़ों पर वार्ता करेंगे, अभी तक किसी निष्कर्ष पर यह नहीं पहुंची है। चौथा पॉइंट, WTO के विवाद निवारण तंत्र का उचित प्रयोग नहीं किया गया।
ठीक है, आपको पता होगा कि WTO में विवाद निवारण तंत्र एक है पहले से, और हो सकता है कि क्वेश्चन इसी पे आ जाए कि WTO के विवाद निवारण तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी करके बताएं कि हाल में ही इनको किस चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार का हो सकता है, WTO स्पेसिफिक यूपीएससी पूछ दे, क्योंकि आप देखेंगे यूपीएससी WTO का फैन रहा है। तो यहां पर आप इस बात को समझेंगे कि इनका एक विवाद निवारण तंत्र है। आपको पता होगा WTO में मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें देश के जो वित्त मंत्री होते हैं वो होते हैं। अब बात यह है कि ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ये क्या करती है, विवाद निपटारण का भी काम करती है, ठीक है। इसी तरह से विवाद निपटारण का भी काम होता है, और आप उसको देखें एक बार, क्या है WTO का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, गूगल सर्च करें, उसको देखें विकिपीडिया पे, ठीक है। तो मैंने वही लिखा, विवाद निवारण तंत्र है और बहुत अच्छा तंत्र है, लेकिन उसका उचित प्रयोग नहीं हुआ है तथा चीन जैसे देशों द्वारा डंपिंग, निर्यात सब्सिडी इत्यादि का प्रयोग करते हुए क्या किया गया है कि इन चीजों को चुनौती दी गई है, ठीक है। यहां पर आप इसको लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट, गैर प्रशुल्क बाधाओं, उदाहरण के तौर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फाइटोसैनिटरी जैसे मुद्दे, ये WTO जैसी जो बहुपक्षीय संस्थाएं इसको काफी चुनौती प्रदान कर रहे हैं। और जो पांचवा पॉइंट है, आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने नहीं लिखा तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। पांचवा पॉइंट क्या है, एक जो छठवां पॉइंट हो सकता है, वही मैं कह रहा हूं कि कई बार आंसर राइटिंग करते समय में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे से मिस हो जाते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। जनरली जब यहां पे मैं लिखता हूं और आप भी अपने मन से जब लिखेंगे तो एक दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा आएंगे, उसको लिख दीजिए, कोई डरने की बात नहीं है, इससे बहुत अंतर आपके आंसर में नहीं पड़ता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्तमान में क्या है, डिजिटलीकरण का युग है, और डिजिटलीकरण का युग है, और इसके संदर्भ में चाहे आप देखेंगे डेटा स्थानीयकरण का मुद्दा हो, ठीक है, या फिर डेटा सिक्योरिटी का मुद्दा हो, तो ये जो इश्यूज हैं ये WTO जैसे जो आप देखेंगे जो व्यापार के जो बहुपक्षीय तंत्र हैं, इसमें अभी तक इन चीजों के बारे में अधिक बात नहीं की गई है। उदाहरण के तौर पे आपने हाल में ही सुना होगा कि ओसाका ट्रैक का आपने नाम सुना होगा, ओसाका ट्रैक में जापानी प्रधानमंत्री जो शिंजो अबे हैं, उन्होंने कहा कि डेटा स्थानीयकरण नहीं होना चाहिए और डेटा को मतलब आप कह सकते हैं आराम से आर पार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की अनुमति देनी चाहिए, डेटा का स्वतंत्र प्रवाह होना चाहिए। सीधी बात है, भारत इसका विरोध करेगा क्योंकि भारत डेटा स्थानीयकरण के पक्ष में है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक विवाद का मुद्दा और है कि जो डिजिटलीकरण का दौर है उसमें क्या किया जाए, डेटा स्थानीयकरण किया जाए, आदि मुद्दे आप छठवां पॉइंट एक लिख सकते हैं। अब इन चुनौतियों का समाधान कैसे करेंगे, तो चुनौतियों का समाधान खास करके प्रश्न में पूछा है WTO के विशेष संदर्भ में, तो कैसे करेंगे। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा मैंने, सर्वसम्मति के अभाव में आम सहमति का प्रयोग किया जाए। भाई सीधी बात है, WTO अभी किस पर काम कर रहा है, सर्वसम्मति की। जब तक 194 देश या 192 देश जो भी देश हैं, मुझे एग्जैक्टली संख्या नहीं पता, सारे देश जब तक मानेंगे नहीं तब तक कोई रूल लागू होगा नहीं, है ना। एक भी देश, मान लीजिए पाकिस्तान ही मना कर दे कि इंडिया मान रहा है तो हम नहीं मानेंगे, अब क्या करोगे, तो बड़ा प्रॉब्लम होती है। इससे बड़ा क्या किया जाए, इससे बढ़िया आम सहमति का प्रयोग किया जाए। क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि 2/3 बहुमत से अगर लागू हो जाएगा तो ये रूल मान लिया जाएगा, जैसे यूनाइटेड नेशन में होता है, ठीक है। तो आप इन चीजों को यहां पर कोट कर सकते हैं कि ये आम सहमति का एक प्रयोग किया जाए। एवं लक्ष्य प्राप्ति की समय सीमा का निर्धारण हो, मतलब क्लियर किया जाए कि मान लीजिए आपको डेटा स्थानीयकरण जैसे मुद्दों पर अगर डिबेट करनी है तो हमें 2020 तक या 2022 तक इस मुद्दे का एक सॉल्यूशन तक पहुंचना होगा। अब कैसे पहुंचेंगे सॉल्यूशन, भाई अभी मान लीजिए हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया तो कर दिया, उससे होता क्या है, उससे ये होगा कि आपको क्या करना होगा, समय पर ट्रैकिंग करनी होगी, ठीक है, हर 6 महीने पे, हर 5 महीने पे। जैसे आप देखेंगे अभी क्या है, WTO में एक नया प्रचलन इसी कारण से शुरू हुआ है, लघु मंत्री स्तरीय बैठकें, ठीक है, लघु मंत्री स्तरीय बैठकें WTO में प्रारंभ की गई हैं इसी कारण, ताकि समयबद्ध तरीके से मामलों का निपटान हो सके। जो भी विवाद के मुद्दे हैं, भाई सीधी बात है, मान लीजिए विकासशील देश और विकसित देशों के मध्य कोई विवाद है, आप क्या करिए, विकासशील देशों के एक नेता का चयन कर लीजिए, जैसे भारत, चीन एक दो को, और एक दो विकसित देशों को, और इन लोग का डिबेट डिस्कशन करा के जो पॉइंट निकले उसको आम सहमति के लिए पेश किया जाए। तो बेसिकली मेरे कहने का यही मतलब है कि सर्वसम्मति के बजाय आम सहमति का प्रयोग किया जाए, समय सीमा निर्धारण किया जाए, उदाहरण के तौर पर विवादों जैसे सब्सिडी, आयात निर्यात आदि का समयबद्ध निपटारा किया जाए। दूसरा, बहुपक्षीयता के लाभों को उचित ढंग से सामने रखा जाए। जो विकासशील देश हैं या जो अल्प विकसित देश हैं, इनके सामने इनको बताया जाए कि देखो आप द्विपक्षीय समझौते कर रहे हो, इससे आपका नुकसान है। क्यों नुकसान है, भाई सीधी बात है, समझौता तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, और खास करके जो ट्रंप जैसे जब राष्ट्रपति लोग बन जाएंगे, ये क्या करेंगे, इनका रात में सपना आएगा, अचानक से नींद से जगेंगे, कहेंगे भारत के साथ मैं ये द्विपक्षीय समझौता तोड़ रहा हूँ। अब भारत अब गुरोता गिर जाता, फिर से पूछेगा अरे यार ये क्या
क्या बात हो गई? तो वही बात है कि ये समझौते, द्विपक्षीय समझौते तोड़ने बहुत ही आसान है। जिस प्रकार निर्माण करना द्विपक्षीय समझौता का बहुत ही आसान है, उसी प्रकार इनको तोड़ना भी बहुत आसान है। और बहुपक्षीय समझौते में क्या है भाई, WTO से बाहर निकलो, तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे, ऐसी बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो बहुपक्षीयता के लाभों को सामने रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट, विकासशील देशों तथा विकसित देशों के मध्य मुद्दों का आपसी समन्वय से समाधान होना चाहिए। जो मैंने बात ऑलरेडी रखी कि क्यों ना एक विकसित देशों के कुछ 5-6 लोगों को सदस्य बनाया जाए, एक छोटे समूह का, विकासशील देशों के कुछ लीडर्स को रखा जाए और यहां पर डिबेट डिस्कशन करा के बातों को किया जाए और समन्वय से ये डिसाइड किया जाए कि ये जो कह देंगे 5-6 देश, इसको विकसित देश मान लेंगे, ये जो 5-6 देश कह देंगे इसको विकासशील देश मान लेंगे और यहां पर क्यों ना मामलों को निपटा दिया जाए। चौथा, WTO के विवाद निवारण तंत्र का उचित प्रयोग किया जाए। देखिए मैंने ऑलरेडी बताया कि WTO के पास एक बढ़िया विवाद निपटान तंत्र है, बस होता क्या है, प्रॉब्लम यह है कि उसका यूज नहीं होता है। ठीक है, आप देखेंगे भारत ने एक सोलर मिशन शुरू किया था, तो अमेरिका ने वहां पे केस किया और मामला निपटाया गया। बहुत अच्छे तरीके से मामला निपटाया जाता है। जब कोई कंट्री एक दूसरे के खिलाफ वहां पे मामलों को ले जाती है तो विवाद समाधान होता है। ठीक है, तो मैंने 4-5 पॉइंट बताए चुनौतियों के समाधान के। आप 1-2 पॉइंट और बता सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं 1-2 पॉइंट। देखिए यहाँ पे आपके सामने चुनौतियां है ना, गैर प्रशुल्क बाधाएं एक चुनौती है, इसका एक स्पेसिफिक समाधान आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे विवाद निवारण तंत्र का उचित प्रयोग नहीं, तो मैंने बताया इसका उचित प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसका चुनौती बता सकते हैं। जो मैंने एक डिजिटलीकरण वाला बताया, आप उसका चुनौती बता सकते हैं, क्यों ना एक कमेटी का गठन किया जाए। तो इस तरीके से आप समाधान चुनौतियां बता सकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि 150 शब्द खत्म हो रहे हैं भैया, ये भी सोचना है। तो निष्कर्ष क्या लिखूंगा? निष्कर्ष लिखूंगा, स्पष्टतः वर्तमान US चाइना व्यापार युद्ध, संरक्षणवाद आदि के दौर में वैश्विक व्यापार की वृद्धि हेतु बहुपक्षीय नियम आधारित व्यवस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे समन्वित तरीके से लागू किया जाना महत्वपूर्ण है। देखिए सीधी बात है, या फिर आप कह सकते हैं अनिवार्य है, इस तरह से लिख सकते हैं। बात ये समझिएगा, जो भारत है, भारत हमेशा बहुपक्षीयता का समर्थक रहा है, न कि द्विपक्षीयता का। तो जो आपका निष्कर्ष होगा वो भारत की विदेश नीति पर आधारित होगा कि भारत हमेशा कहता है कि जो बहुपक्षीय तंत्र हैं, जो बहुपक्षीय वैदेशिक तंत्र हैं, इनको वृद्धि दी जाए, इनको प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो ये प्रश्न समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कुछ इश्यूज आ रहे हैं 1-2, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको मैं दूर कर दूंगा। सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न साइंस एंड टेक का है और सबसे खास बात की जो IIT रुड़की में जब मेरी पढ़ाई हो रही थी तो वहाँ पर मेरा एक स्पेशल सब्जेक्ट था स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इन चीज़ों को वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया था और मेरा काफ़ी इंटरेस्ट भी है इन चीज़ों को पढ़ने में। ठीक है, तो आज एक प्रश्न आपके सामने इसीलिए स्पेस टेक्नोलॉजी का लाया हूँ। इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन तकनीक प्रदर्शक, इसको बोलते हैं RLV-TD, शॉर्टकट में यही रखे RLV-TD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ठीक है, की उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। RLV के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो ये कुछ संदर्भ दे रहा है कि इसरो ने ऐसा ऐसा कुछ किया है। अब नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है, प्रश्न यहां शुरू है, RLV के महत्व पर चर्चा कीजिए। RLVs एवं पारंपरिक प्रक्षेपण वाहनों जैसे PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। RLVs के सफल कार्य निष्पादन में क्या चुनौतियां हैं? ठीक है, आपको ये बताना है ना। अब आप स्ट्रक्चरिंग खुद कर पा रहे होंगे तो आपको लिखना क्या है, इस बात को एक बार समझ लीजिए। तो ये लिखना क्या है, एक तो इंट्रोडक्शन दे देना है, कुछ RLV के बारे में समझा देना है, इसका कुछ विशेषताएं बता देनी है। इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट। अच्छा, ये प्रश्न 250 शब्दों का है, तो आराम से आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन 25 शब्दों में। ठीक है, 1/3 इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, 1 से 2 वाक्य। ठीक, ये संदर्भ हो गया। RLV के महत्व पर आपको चर्चा करनी है, तो सेकेंड पार्ट हमारे ये हो गया, महत्व पर चर्चा करेंगे। थर्ड पार्ट हो गया RLV और लॉन्च व्हीकल्स के बीच अंतर, तो तीसरा पार्ट ये हो गया। चौथा पार्ट हो गया आपका RLV के सफल कार्य निष्पादन में चुनौतियां क्या हैं, चौथा पार्ट। और पांचवा पार्ट जो कि आप निष्कर्ष बताएंगे कि किस तरह से इन चुनौतियों का समाधान हो सके। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रश्न का। ठीक है, तो आप पहले मिला लें, आपने इस प्रकार का स्ट्रक्चरिंग किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट और आप आंसर लिख लेंगे। RLV क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर क्या है? ठीक है, कुछ नहीं है, एक ऐसा जहाज की तरह है, जैसे आपने देखा होगा ना लड़ाकू विमान, तो एक तरह का लड़ाकू विमान ही है। ठीक है, लड़ाकू विमान बोल रहा हूँ, है ना। लॉन्च व्हीकल जो सैटेलाइट है वो सब नहीं बोल रहा हूँ, है ना। बेसिकली इसके विंग्स होती हैं, ऐसे ऐसे कुछ विंग्स होती हैं। ठीक है, जहाज की तरह इसका एरोडायनामिक होता है, जहाज की तरह होता है। और ये क्या होता है, एक बार अंतरिक्ष में जाने के बाद वापिस अंदर भी आ जाता है। मतलब एक बार अंतरिक्ष में आप भेज दीजिए, जैसे आपने देखा होगा हाल में ही SpaceX ने भेजा था। तो जिन लोगों ने लाइव देखा होगा वीडियो, SpaceX ने Falcon 9 रॉकेट से भेजा है अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, कुछ लोगों को कनेक्ट किया है। तो वो क्या करता है, बेसिकली एक बार जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन,
फिर वापस वहां से क्रू मेंबर्स को लेके वापस आ जाता है जमीन पे, ठीक है। तो इस तरह का काम क्या करता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इस तरह के काम करता है, यानी जो अंतरिक्ष में वापस आ सके, एक बार अंतरिक्ष में जाए फिर अंतरिक्ष से वापस आ सके। अब इसके लिए इसमें कई चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। एरोडायनामिक होता है, एरोडायनामिक मतलब जो ये विंग्स हैं, विंग्स ऐसे ना हो कि हवा में जब आप सीधी यहाँ से वर्टिकल उड़ान ले रहे हैं तो पता चला टूट जाए, ऐसे ना हो, ऐसे हो जो ड्रैग बहुत कम से कम करें। तो कुछ एरोडायनामिक इसमें विशेषताएं होती हैं, ठीक है। इसको बेसिकली हम इसको इसको हम बोलते हैं फ्लूइड टनल, और फ्लूइड टनल में इसका हम क्या करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं कि एरोडायनामिक परीक्षण हम फ्लूइड टनल में करते हैं। नेविगेशन प्रणालियां होती हैं, नेविगेशन प्रणाली मतलब ऑटोनोमस नेविगेशन, यानी भाई जब वहां आप समझ रहे ना वहां से जुड़ गए और रास्ते में आ रहे हैं तो कहीं कनेक्शन ब्रेक हो जाए तो क्या करेगा, तो ऑटोनोमस नेविगेशन कर सके, वैसी प्रणालियां होती हैं। जो क्रू मेंबर है वहां आराम से सो सकें, ठीक है, तो नेविगेशन प्रणाली ऑटोनोमस होती है। इसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, आपको पता होगा आयन मंडल और जो थर्मोस्फीयर है बहुत हाई टेम्परेचर है यहाँ के, और जब हमारा अंतरिक्ष यान जाता है तो घर्षण से मतलब आग लग सकती है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, 4000-5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कहा जाता है अंतरिक्ष यान इसको फील करते हैं। इससे बचें कैसे बचेंगे, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से बचेंगे। आपको पता होगा जो हमारी अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, उनकी मृत्यु इसी वजह से हुई थी क्योंकि थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में लीकेज था। इसका मूल्यांकन किया जा सकेगा। तो बेसिकली बात है कि ये चीजें हैं आरएलवी टेक्नोलॉजिकल जो डिमोन्स्ट्रेटर है, आरएलवी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, उसमें ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है। तो महत्व इस तरह से लिखें, हमेशा ऐसे महत्व बताएं, आर्थिक, वैज्ञानिक, रक्षा, सामाजिक, ठीक है, इस तरह से महत्व लिखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आर्थिक महत्व क्या होगा, एक तो लागत में कमी आ जाएगी जब रीयूजेबल है, मतलब एक बार अंतरिक्ष में आपने भेजा फिर वापस ले आए, फिर उसी पार्ट को यूज करके दोबारा यूज कर लिया, तो लागत में कमी आ जाएगी। अब जब लागत में कमी आएगी तो क्या होगा, इससे अंतरिक्ष उद्योग का वाणिज्यीकरण आसान हो जाएगा, मतलब भारत का जो अंतरिक्ष उद्योग है सस्ता होगा, तो जो विदेश है यानी जो अमेरिका है, इजराइल है, ये सब जो देश है वो कहेंगे भारत ऐसा है, हमारा लॉन्च व्हीकल तुम ही कर दो, ठीक है। आप देखेंगे कि PSLV इंडिया खूब बेचती है, और हाल में भारत ने क्या लाया है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ RLV-TD, अब आप लोग का काम है कि आप लोग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में जाके खुद से पढ़ लें। और आपको ये पता होगा इंडिया ने हाल में बनाया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई, जो कि पहले एंट्रिक्स थी, अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की एक नई इकाई बनाई गई है। तो ये जस्ट एक जानकारी थी, प्रिलिम्स फैक्ट से कुछ, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो आर्थिक महत्व हो गया, लागत में कमी, वाणिज्यीकरण, इस तरह से लिखिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जो बात मैंने एग्जांपल में दी है इसको थोड़ा 1-2 पॉइंट यहाँ लिख दीजिए, 1-2 पॉइंट वहाँ पे लिख दीजिए। वैज्ञानिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व सीधे है कि समय कम लगेगा भाई प्रिपरेशन में, मतलब सीधी बात है, पार्ट्स आ गए, उन्हीं पार्ट्स को आपको दोबारा यूज करना है। तो जो अंतरिक्ष यान बनाने में आपका जो प्रिपरेशन होता था, जो टाइम लगता था, उसमें समय कम लगेगा। अब जब समय कम लगेगा तो अधिक से अधिक आप प्रक्षेपण भी कर सकते हैं, ये बात भी आप समझ सकते हैं। फिर क्या होगा, भारत अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बना सकेगा। आपने देखा होगा 2019 का जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है कि भारत का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की क्या योजना है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि RLV-TD जो हमारा काम करना चालू कर देगा, बेसिकली RLV बोलेंगे, TD तो है टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, जो इसरो ने अभी यूज किया था हाल में ही, 1-2 साल हो गए, उसको यूज किया था 2017-18 के टाइम, है ना। आपको ये समझना है कि भारत अपना जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा तो वहां भी तो इसको यही काम करना पड़ेगा, एक बार अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाए वापिस ले आए। जैसे आप देखेंगे गगनयान जो हमारा मिशन चल रहा है उसमें क्या है, बेसिकली यही तो है, रीयूजेबल ही तो है, वहां ले गए वहां से वापिस ले आए, ठीक है। तो एक बार यूज 2 बार करना पड़ेगा मिनिमम, है ना, तो इस बात को समझिएगा। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बन सकता है। तीसरा रक्षा, है ना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां अनिवार्य रूप से दोहरी प्रौद्योगिकियां होती हैं, मतलब इसका डबल यूज होता है। तो मान लीजिए आपने लॉन्च व्हीकल जब भेजा तो उसमें आपने एक तरह से समझिए मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, आपने ऑटोनोमस नेविगेशन प्रणाली आप बना रहे हैं, आप अलग अलग चीजें बता रहे हैं, कंट्रोल एंड नेविगेशन सिस्टम बना रहे हैं, आप थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम बना रहे हैं। तो बेसिकली आप मिसाइलों के लिए गाइडेंस तैयार कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे मान लीजिए आपको चाइना, जैसे अभी कल हमारे काफ़ी शहीद हुए, काफ़ी जवान हमारे शहीद हुए बॉर्डर पर गलवान वैली में, काफ़ी दुखद घटना हुई। अब मान लीजिए आपको चाइना से लड़ाई करनी है, तो ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है, वहां पे इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकियां इनको हम बोलते हैं, इसका कीवर्ड है स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकियां, मतलब जो ये टेक्नोलॉजी हमने यूज की इसका स्पिन ऑफ करके हमने अन्य क्षेत्रों में यूज किया। तो रक्षा में यूज कर सकते हैं, जैसे आपने मिशन शक्ति देखा होगा,
मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के मिशन शक्ति लिखा है, हालांकि ये वैलिड एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए लिखा है ताकि आपको बता सकूं कि मिशन शक्ति में जो आपने क्रायोजेनिक इंजन सुना होगा जीएसएलवी का जो थर्ड स्टेज है क्रायोजेनिक इंजन, उन्हीं चीज़ों का यूज़ किया गया है मिशन शक्ति में, ठीक है, जिससे हमने अपने ही सैटेलाइट को एक गिराया, ठीक है, और परीक्षण किया कि हम भी अंतरिक्ष के सैटेलाइट्स को गिरा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एवं पारंपरिक वाहनों की तुलना। आपको क्या करना है, इसका कैसे स्ट्रक्चरिंग करना है, टेबल बनाना है, यहाँ पे लिखना है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यहाँ पर लिखना है लॉन्च व्हीकल, पहला लिखना है लागत, तो इसको बताना है कम लागत, इसकी लागत अधिक, ऐसे बताना है, सीधी बात है, क्योंकि बार बार रीयूज कर रहे हैं, इसको रीयूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी सामान्यतः लागत अधिक होगी, ठीक है। फिर आप बताएंगे तकनीकें, तो आप बताएंगे इसमें विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे ऑटोनोमस नेविगेशन प्रणालियां, जो मैंने ऑलरेडी बताई, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम कि वापस आते समय न जले, जाते समय दोबारा न जले, तो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। जबकि जो ये होती है कौन सी पारंपरिक वाहन होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम केवल एक बार यूज का होता है, ऐसा होता है कि यहां से जाते समय बच जाए, उसके बाद उसको अपने आप ही वहां से गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम ये बताया, ऑटोनोमस नेविगेशन बताया। संरचना कैसी होती है, आपने देखा होगा संरचना इसकी एकदम पतली सिलेंडर की तरह होती है, जो कि हमारे नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं, जैसे पीएसएलवी है, तो पीएसएलवी आपने देखा होगा ऐसे होता है एकदम मिसाइल, जैसे आपने रॉकेट जो दिवाली पे चलाते हैं वैसा होता है। लेकिन जो ये होगा, इसमें क्या होगा, इसमें मैंने ऑलरेडी बताया, इसमें विंग आधारित संरचना होगी, लड़ाकू विमान के टाइप की संरचना होगी, और यहाँ पर आग बहुत तेजी से थ्रस्ट का काम करेगा, यहाँ पे थ्रस्टर्स होंगे और थ्रस्ट निकलेगा और ये काम होगा, ठीक है। तो ये सब होगा, इस तरह से 3-4 पॉइंट आप लिख के डिफरेंस बता सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पूछा है चुनौतियां क्या क्या होंगी RLV-TDs में, ठीक है। इसके तो सीधी बात है, शुरुआती लागत अधिक, एक तो आप देखेंगे डेवलपमेंट की कॉस्ट अधिक है, और यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ यूजेस और यहां पे लागत, ठीक है, नंबर ऑफ यूजेस और लागत, तो जो पारंपरिक वाहन है, ठीक है, पारंपरिक वाहन है उसका कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसका आप देखेंगे कांस्टेंट होगा। पारंपरिक वाहन आप जितना भी यूज करिए, नंबर ऑफ यूज, हर बार आपने यहां पे एक बार यूज किया तब भी कॉस्ट उसकी इतनी आएगी, 2 बार यूज किया तब भी कॉस्ट इतनी आएगी, 3 बार यूज किया तब भी कॉस्ट इतनी आएगी, और आप चाहें तो इसको ग्राफ के माध्यम से बता सकते हैं। जबकि RLV-TD जो होगा, एक बार यूज करेंगे तो इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, यानी यहां शुरू होगी और हो सकता है 7-8 बार के बाद जब आप यूज करें तब इसकी कॉस्ट में कम आए, यानी तब ये नॉर्मल लॉन्च व्हीकल की तुलना में तब ज्यादा सस्ता हो कुछ बार यूज करने के पश्चात। तो आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं कि लागत वर्सेस नंबर ऑफ यूजेस, और इस तरह से होगा RLV-TD का ग्राफ, जबकि इसका कांस्टेंट होगा। क्यों यार, फिक्स चीजें हैं, बार बार वही यूज कर रहे हो, तो एक बार लॉन्च करो चाहे 10 बार लॉन्च करो तो कॉस्ट तो बराबर ही होगी, ठीक है। तो आप इस चीजों को बता सकते हैं। अब ये हो गया, शुरुआती लागत अधिक है। तकनीकी विकास की चुनौतियां हैं कि भाई जो हमने डेवलप किया वो एकदम खरा उतरे, है ना, उसमें बार बार परीक्षण किया जाए, जैसे गगनयान मिशन भेज रहे हैं उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो, जैसे आपने देखा होगा चंद्रयान के साथ हमारी छोटी सी दुर्घटना हो गई थी। फिर लंबे रन में चाहिए होगा, क्यों, हमें सॉफ्ट लैंडिंग करानी है ना, हमें कैसा कराना है, सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ऐसे सीधे, ये एक तो होता है वर्टिकल लैंडिंग, वर्टिकल लैंडिंग मतलब सीधे आके गिर गया और इसको कैच कर लिया, है ना, कैच कर लिया, कुछ रख के जाली वाली कैच कर लिया। और एक था सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग जैसे विमान करते हैं, जो विमान करते हैं आप देखे होंगे, जो हवाई जहाज होते हैं वो सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करना है, और इतनी गति से आ रहा होगा, इसके लिए आपको 5-7 किलोमीटर लंबे रन में चाहिए। और जो हमारा कोस्ट है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पर 5-7 किलोमीटर लंबे रन में मिलना बड़ा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि दंतानुरित तट है, भारत की फिजिकल जियोग्राफी कैसी है, दंतानुरित तट है ना, कटे फटे तट ज्यादा हैं। इसके अलावा बड़ी मछलियां हैं इस मार्केट में, है ना, SpaceX है, इसके अलावा इमेजन भी अब आ रहा है, तो इनके साथ आप कैसे निपटेंगे, इनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और आपको इनसे कंपटीशन करना है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में। तो ये कुछ चुनौतियां बताएंगे, इसके अलावा आप क्या करेंगे, समाधान बताएंगे, क्योंकि आप निष्कर्ष एज एडमिनिस्ट्रेटर लिखेंगे, आपको समाधान बताएंगे, जैसे सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाए, ठीक है, अच्छे लोगों को यहाँ पे नियुक्त किया जाए, लंबे रनवे की परिस्थितियाँ खोजी जाएँ, ठीक है, इस तरह से आप कुछ बातों को बताएंगे कि इन चीज़ों को किया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में होगा, स्ट्रक्चरिंग काफ़ी क्लियर हो गई होगी, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि हम रेगुलर नए नए कंटेंट के साथ, अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ, और आप देखेंगे इवन अगर आपने 1 साल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रैक्टिस कर ली तो आपका GS का कोर्स ही लगभग हो जाएगा। और इवन मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं एक GS @ क्वेश्चन आंसर शुरू करूं, क्वेश्चन आंसर के प्लेटफॉर्म
इसको शुरू किया जाएगा। हालांकि वो हो सकता है कि पेड हो, वो डिपेंड करेगा कि मुझे कितनी मेहनत लग रही है, कितना एफर्ट करना पड़ रहा है और डिमांड कितनी आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो डेली आंसर राइटिंग आप देखेंगे बहुत कम इसकी डिमांड है, डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते नहीं है, तो लगता है कि इतना एफर्ट करना 2 4 10 लोग 20 लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो वही बात है, उसको हम देखेंगे जो भी होगा। अभी फिलहाल आप अगर यही समझिए, आपने अगर 180 दिन या फिर 90 दिन जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सीधे ये समझिए आपके 300 200 250 टॉपिक ऑलरेडी तैयार हो जा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो इसी के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद।